इंडिया चाय पीने वाला देश है, ऐसे में कॉफी के बारे में सोचना, देश की सबसे बड़ी कॉफी चेन खोल देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। कैफे कॉफी डे, ये नाम तो आपने पहले सुना ही होगा। आपने अपनी कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां जाकर कॉफी तो जरूर पी होगी। इन्होंने कॉफी को मेन स्ट्रीम कल्चर में लेकर आए। इनका दबदबा ऐसा है कि आप अंदाजा ही लगा सकते हो कि एक समय पर जब वो नंबर 1 थे तो उनके 1400 से ज्यादा आउटलेट थे और सेकंड पर कोस्टा कॉफी चेन थी जिसके 170 थे। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये शुद्ध देसी इंडियन कंपनी है। बट कैफे कॉफी डे का फाउंडर विजय सिद्धार्थ ने 2019 में सुसाइड कर लिया। ऐसा नहीं सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड बल्कि पॉलिटिकल वर्ल्ड में भी उथल पुथल मच गई। अब आप सोचोगे कि बिजनेस वर्ल्ड तो समझ में आता है, लेकिन पॉलिटिकल वर्ल्ड क्यों? उनके जो ससुर जी है SM कृष्णा, वो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे। कर्नाटका के जो डिप्टी CM है DK शिवा कुमार, उनके दोस्त थे। को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस नंदन नीलकानी, वो भी उनके परम मित्र थे। इतने बड़े पॉलिटिकल सेलिब्रिटी थे, कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। इन्फोसिस, माइंडट्री ऐसे कंपनीज की शुरुआती इन्वेस्टर थे वो। जब इनकी कंपनी का IPO आया था तो राधा किशन दमानी, राकेश झुनझुनवाला, नंदन नीलकानी, इतने बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया था। आखिर ऐसे इंसान को सुसाइड जैसे कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या बिजनेस पर लोन लेना इतना रिस्की होता है? क्या बिजनेस पर लोन लेना चाहिए या नहीं? बिजनेस में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर दो तो फायदा होता है या नुकसान? इस बिजनेस और पॉलिटिकल केस स्टडी में आपको सीखने मिलेगा इन सभी बातों का जवाब। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैद और आप देख रहे हो योर अर्निंग एक्सपर्ट। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ CCD। तो स्टार्ट करते हैं राइज से। कैसे जीरो से टॉप पर पहुंचे? इंडिया चाय पीने वालों का देश है, लेकिन कॉफी पीने वालों में हमारा देश 7वें नंबर पर आता है। और हमारे वहां 90% कॉफी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु इस एरिया से आती है। कर्नाटका के चिमंगलूर इलाके में कॉफी प्लांटेशन का बहुत बढ़िया काम है और विजय सिद्धार्थ के जो पूर्वज है 150 साल से इस कॉफी प्लांटेशन का काम कर रहे थे। 1956 में फैमिली बंटवारे के बाद इनके पिताजी ने 480 एकड़ के लैंड लिया और उसमें कॉफी प्लांटेशन का काम शुरू किया। हम सब वीजी सिद्धार्थ को कॉफी किंग के नाम से जानते हैं, लेकिन इनको कॉफी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्हें तो ज्वाइन करनी थी इंडियन आर्मी। फिर उन्होंने आर्मी में ट्राई किया बट वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। फिर उन्होंने सोचा कि अब कुछ और करते हैं, लेकिन फिर भी कॉफी में ट्राई नहीं किया। इनका इंटरेस्ट जागा शेयर ट्रेडिंग में। उन्होंने सोचा कि शेयर ट्रेडिंग करेंगे। वो मुंबई आए। यहाँ GM फाइनेंशियल उस समय की सबसे बड़ी फर्म थी। वहां उन्होंने 2 साल काम सीखा और फिर खुद की शेयर ट्रेडिंग की कंपनी C1 सिक्योरिटी के नाम से डाल दी। अब कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसे तो चाहिए, तो उन्होंने अपने पिताजी से पैसे मांगे। अब पिताजी ने उन्हें 7.5 लाख रुपए दिए। उस वक्त 7.5 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत मानी जाती थी। उनके पिताजी ने कहा, ये ले 7.5 लाख रुपए और अपना लक आजमा ले। अब अगर पैसे खत्म हो जाए या लॉस हो जाए तो सीधे सीधे चुपचाप अपने घर पर आकर कॉफी का बिजनेस संभाल लेना। अब जब उनके पास 7.5 लाख रुपए आए तो उन्होंने एक गेम खेला। इन्होंने 5 लाख की तो जमीन खरीद कर छोड़ दी और 2.5 लाख तो अपने शेयर ट्रेडिंग के बिजनेस में लगा दिए। उन्होंने कहा, 5 लाख की तो जमीन वैसे भी समय के साथ 10 लाख की हो जाएगी, पिताजी को तो चुका देंगे और मेरे पास 2.5 लाख रुपए वैसे के वैसे है जो मैं बिजनेस में यूज करूंगा। उस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेडर्स भी नहीं थे, मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल भी नहीं थी और प्रॉफिट कमाना काफी हद तक ज्यादा आसान था। अब ये समझदार थे, होशियार थे। स्टार्ट में तो इन्होंने बहुत पैसे कमाए। जो प्रॉफिट से आए हुए पैसे थे उन्हें री इन्वेस्ट नहीं करते थे स्टॉक में, उसे लैंड खरीद लेते थे। तो 1985 से 1993 यानी 8 सालों में इन्होंने 3000 एकड़ लैंड खरीद लिए। और जब 91 में थोड़ी इकोनॉमी खुली तो इन्होंने देखा कि अब तक तो लोकल बिजनेस हो रहा था, लेकिन अब एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, अपना माल इंटरनेशनल लेवल पे भी बिकेगा। वो समझदार थे। उन्होंने फिर शेयर ट्रेडिंग को छोड़कर कॉफी ट्रेडिंग में 1993 में एंटर हुए। और जब उन्होंने 1993 में कॉफी बिजनेस में काम करना शुरू किया तो उन्हें प्रोग्रेस मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। सिर्फ 2 साल में इंडिया के लार्जेस्ट कॉफी के एक्सपोर्टर बन चुके थे। फिर उन्होंने देखा ये कॉफी इंडस्ट्री बहुत रिस्की है। अगर कहीं लैंड सूखा पड़ गया या प्रोडक्शन तेज हो गई, कहीं भी प्रोडक्शन कमजोर हो गई, इसके प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ऊपर नीचे होते रहते थे। कभी बम्पर प्रॉफिट तो कभी बम्पर लॉस। समझ ही नहीं पड़ रहा था उन्हें। फिर उन्होंने जगह जगह रिसर्च किया कि क्या कर सकते हैं। फिर उन्हें एक बात समझ में आई, ये बात कि उन्हें अपना खुद का एक ब्रांड बनाना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा, मैं एक अपना ब्रांड बनाऊंगा, अपनी पैकेजिंग बनाऊंगा, उसमें बेचूंगा। तो उसमें उन्हें 3 ऑप्शन समझ में आए। फर्स्ट, खुद का कैफे खोल सकते हो। सेकंड, खुद का कॉफी पाउडर बेच सकते हो। थर्ड, खुद की कॉफी वेंडिंग मशीन बेच सकते हो।
फिर उन्होंने अपना ब्रांड बनाया कॉफी डे फ्रेश एंड ग्राउंड नाम से और 450 आउटलेट्स में कॉफी पाउडर बेचना स्टार्ट कर दिया। कॉफी वेंडिंग मशीन का भी काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन कैफे को लेकर उनको थोड़ी टेंशन थी। जब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया तो दोस्त लोग कहने लगे कि भाई तू पागल है क्या, 5-5 रुपए में फिल्टर कॉफी जगह जगह मिल रही है और तू 25 रुपए की कैपेचिनो बेचेगा तो कौन खरीदेगा। उन्हें भी लगा कि बात में तो दम है और आइडिया को छोड़ दिया। उसके बाद इनका सिंगापुर जाना हुआ। सिंगापुर में इन्होंने देखा कि बहुत सारे कैफे है और वहां इंटरनेट लगा हुआ है, फ्री वाईफाई है और लोग वहां बैठे हुए हैं, लैपटॉप लेकर काम कर रहे हैं और कॉफी पी रहे हैं। इन्होंने कहा ये वाला कॉन्सेप्ट मैं एक बार ट्राई तो करूंगा। फिर उन्होंने सोचा कि 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं। अब उन्होंने मन बना लिया था कि अब लॉस तो लॉस, लेकिन मैं तो ट्राई जरूर करूंगा। 1996 में उन्होंने अपना पहला कैफे कॉफी डे खोला और फ्री वाईफाई देना स्टार्ट किया। तब पूरे इंडिया में 10 से 15 हजार लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए थे। उन्हीं के पास इंटरनेट की एक्सेस थी, आम आदमी के पास थी ही नहीं। उन्होंने उस दौर में फ्री वाईफाई प्रोवाइड कराया और पहला कैफे खोला। अगले 4 साल में यानी 2000 में 22 आउटलेट खोल चुके थे। फिर 2004 तक 200 आउटलेट पूरे इंडिया में खोल चुके थे और 2014 में उन्होंने 1488 आउटलेट्स और 28,777 कॉफी वेंडिंग मशीन इनकी हर कॉर्पोरेट में लगी हुई थी। मैंने अब तक तो स्पीड से आपको 2014 तक बताया, लेकिन अब नजर डालते हैं उनकी फॉलो अप की तरफ, उनकी कुछ लिए गए डिसीजन जो उनके लिए घातक साबित हुए। 2000 में वो लौटे अपने पहले प्यार की तरफ, फाइनेंशियल एडवाइजरी चालू की, कंपनी का नाम वे टू वेल्थ के नाम से। उसके बाद ये रियल एस्टेट की दुनिया में भी कूदे। 2006 में इन्होंने बनाया ग्लोबल विलेज टेक पार्क जो 120 एकड़ का था, जिसमें 3.3 मिलियन बिल्डअप एरिया था। फिर इन्होंने शानदार हाईली रिजॉर्ट खोला सराय नाम से, 3 खोले कर्नाटका में और 1 खोला अंडमान निकोबार में। फिर 2009 में इन्होंने सोचा मेरे पास 15,000 से भी ज्यादा एकड़ जमीन है, अब यहाँ कॉफी के अलावा दुनिया भर के पेड़ पौधे वगैरह भी तो है, मैं क्यों ना फर्नीचर की कंपनी भी खोलूं। तो 2009 में उन्होंने एक फर्नीचर कंपनी खोली। पेड़ वगैरह सब काटकर खुद का अपना प्लाईवुड का, लैमिनेट का, बोर्ड का, किचन फर्नीचर का काम स्टार्ट किया। अब उनके सीसीडी के जितने भी फर्नीचर थे वो खुद बनाने लग गए, रिजॉर्ट के खुद ही बनाने लग गए, रियल एस्टेट के फर्नीचर का खुद ही कॉन्ट्रैक्ट लेने लग गए। उसके बाद ये इन्वेस्टर भी बन गए। जब इन्फोसिस का आईपीओ आया था तो सब्सक्राइब ही नहीं हुआ था, तो उसमें विजय सिद्धार्थ ने पैसे लगाए और 6 महीने में 6 गुना रिटर्न निकाल लिया। फिर एक कंपनी है माइंडट्री, बहुत फेमस कंपनी है, उसमें इन्होंने 170 रुपए इन्वेस्ट किए। बाद में 2015 के करीब उन्होंने उसके शेयर 2800 करोड़ रुपए में बेच दिए। कुल मिलाकर अब ये सिर्फ कॉफी वाले भाई साहब नहीं थे, ये रियल एस्टेट में भी थे, ये रिजॉर्ट में भी थे, ये फर्नीचर में भी थे और ये इन्वेस्टर भी थे। और जो पैसा उनके पिताजी से लिया था 7.5 लाख रुपए, जो कि 2015 में जाकर उनकी कंपनी की एसेट वैल्यू हो गई थी 6000 करोड़। सबसे बड़ा लेसन लाइफ का, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना, बहुत से नाव पर एक साथ पैर नहीं रखना। इन्होंने एक काम नहीं करते हुए बहुत सारे काम में एक साथ कूदे और यही रीजन हुआ उनके डाउनफॉल इतना जल्दी होने का। अब आप बोलोगे कि इतने बिजनेस में ग्रोथ पाने के बाद भी फेल कैसे? तो जब आप हर जगह एक साथ दिमाग लगाने लगते हो ना कहीं आप गलती कर बैठते हो। तो 2009 से 2015 में जब एक कर्नाटका वाला एक्सपांशन चल रहा था, इन 6 सालों में सिर्फ 2 साल प्रॉफिट रहा, वो भी 37 करोड़, बट बाकी के 4 साल में 167 करोड़ का लॉस हुआ। जब आप एक्सपांशन की तरफ जाते हो और कंपनी आपकी इतनी प्रॉफिट नहीं देती तो हर इंसान जाता है बैंक की तरफ लोन लेने या फिर वो शेयर बेचेगा। उस वक्त प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से विजय सिद्धार्थ ने 960 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिया। उन्होंने जो इक्विटी वाला पार्ट दिया था ना, वो शेयर सिर्फ 90 करोड़ का था, बाकी पूरा लोन था। यही नहीं, फिर वो हर बैंकों की तरफ गए। जैसे मैंने आपको बताया था 2015 तक उनकी एसेट वैल्यू 6000 करोड़ की थी, लेकिन उसके सामने उनका लोन 4662 करोड़ का था। 2009 में जो उनकी टोटल एसेट थी उससे अगर उनका रेशियो देखा जाए तो 22%, लगभग 100 रुपए में से 22 रुपए खुद के थे और 78 रुपीस बाहर वालों के थे। 2015 में आते आते ये 9 रुपए में रह गए और बाहर वालों के 91 रुपीस बन गए। इसीलिए कभी भी इतनी तेजी से एक्सपांड मत करो। जो लोग ये सोचकर लोन लेते हैं कि आज लोन के पैसे से कंपनी एक्सपांड कर देंगे, आगे लोन चुका देंगे, ऐसे लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं इसी तरीके की अपडेट्स लाता हूं जो आपको हेल्प करती है अर्निंग से रिलेटेड।
और मैं आजकल काफी सारी केस स्टडीज भी ला रहा हूं जो आपको बहुत यूजफुल और डीप नॉलेज देंगी। आज के लिए इतना ही, मिलिए मेरी दूसरी वीडियो में।